नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्या आपकी रेखा गणित की नेक्स्ट क्लास लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। हमने पिछली बार त्रिभुज के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ 5-6 नियम भी जाने थे। आइए नेक्स्ट चलते हैं, त्रिभुज को अभी और कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा पहला आज का नियम है कि अगर हम तीनों माध्यिकाएँ त्रिभुज की बनाएँ तो वो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। ठीक है, केंद्रक किससे बनते हैं याद रखना। अभी इसको हम डिटेल में ही बता देंगे, माध्यिकाओं से बनते हैं। ठीक है, तो जो केंद्रक होते हैं, ये O जो है वो केंद्रक है। तो ये जो है किसी भी माध्यिका को 2:1 में काटता है, यानी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो 2 ऊपर होगी 1 नीचे होगी, अगर 6 है तो 4 ऊपर 2 नीचे। इस तरह से ये 2:1 में काटता है, याद रखना। हो सकता है कभी किसी माध्यिका की लंबाई दे दी जाए या फिर यहाँ इसकी दे दी जाए कि ये 4 है तो ये कितना होगा, तो याद रखना ये 4 है तो ये इसकी डबल होगी, कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, ये 4 है OE तो AO 8 हो जाएगी, याद रखना। ऊपर वाला जितनी होगी उसकी आधी नीचे वाली होगी। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं कि जो माध्यिकाओं के मिलने पर जो केंद्रक बनता है वो किसी भी माध्यिका को 2:1 में बांटता है। अगला देखिए कि यदि D और E मध्य बिंदु हैं, अगर किन्हीं त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के हमेशा समांतर बनेगी। ठीक है, याद रखेंगे, तीसरी लाइन के हमेशा क्या बनेगी? समांतर। ये दोनों रेखाएं समांतर बनेंगी अगर हम मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं। ठीक है, और अगला है कि अगर मान लीजिए मध्य बिंदुओं को नहीं मिलाया, केवल समांतर रेखा खींच दी कि DE BC समांतर है, अगर ये ऐसा हुआ तो ये बाकी इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा, यानी कि ये जो होगा इसका अनुपात इससे जो होगा वही इसका अनुपात इससे होगा, यानी AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC। यानी अगर किसी भी एक भुजा के समांतर हम त्रिभुज के अंदर ही दूसरी भुजा लाइन खींचें तो वो बची हुई दोनों भुजाओं को जिनको काटती है वो बराबर अनुपात में काटेगी। यानी ये 2 और 4 है तो ये 3 अगर है तो ये 6 हो जाएगा। यानी इसमें मान रख के आप इसको निकाल लेंगे, इस तरह से ये कर लेंगे। इससे क्वेश्चंस आते हैं। आइए इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट और देख लेते हैं। 4 नियम हो रहे हैं, याद रखना। त्रिभुज के 4 प्रमुख केंद्र होते हैं। कैसे? सबसे पहले जब माध्यिकाओं को मिलाते हैं, माध्यिका क्या होते हैं? किसी शीर्ष से सामने वाली बिंदु के मध्य से केंद्रक कहते हैं। ठीक है, और तो केंद्रक बनता है किससे? माध्यिकाओं के मिलने से। और जब लंब को आपस में मिलते हैं तो उसे कहते हैं लंब केंद्र। ये बनते हैं अभिलंबों से। अंतः केंद्र कोणों के अर्धक जहाँ पे भी मिलेंगे उसे हम कहेंगे अंतः केंद्र, और भुजाओं के अर्धक जब कहाँ मिलेंगे तो उसे कहेंगे हम परिकेंद्र। तो कभी कभी पूछ सकते हैं परिकेंद्र किसका आधा करके बनता है? कोणों का या भुजाओं का, या अभिलंब जहाँ मिलते हैं वहाँ होता है, या माध्यिकाएँ जहाँ मिलती हैं वहाँ होता है। तो आपको ये अलग अलग याद होना चाहिए। परिकेंद्र जो होता है भुजाओं के अर्धक से, और अंतः केंद्र कोणों के अर्धक से। लंब केंद्र अभिलंबों के जहाँ मिलेंगे, और केंद्रक जहाँ माध्यिका मिलेगी। ठीक है, एक तो याद रखना अंतः कोण केंद्र और केंद्रक लगभग ये दोनों सेम चीज़ हैं, क्योंकि देखो माध्यिका होती है यहाँ से मध्य बिंदु मिलाएंगे तो मध्य बिंदु तभी मिलेगा जब ये कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण बराबर हैं वो वही तो माध्यिका होती है कि नहीं होती। तो ये दोनों कभी कभी अंतः केंद्र कह देते हैं, कभी कभी केंद्रक कह देते हैं। बाकी आइए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारे और कुछ नियम हैं। तो ये सबसे पहले पता होगा कि एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है उसे कर्ण कहते हैं। इसमें से एक को लंब, यानी ज़्यादातर खड़े हुए को लंब कहते हैं और पड़े हुए को आधार कहते हैं, लेकिन ये आपस में चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कर्ण जो होगी वो सदैव बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कर्ण का वर्ग जो है बाकी की दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस या बौधायन प्रमेय भी इसको कहते हैं, बौधायन प्रमेय। तो ये याद आप रखेंगे कि कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। अगला है किसी समकोण त्रिभुज में अगर हम B से यानी समकोण से अभिलंब खींच दें सामने, जो AC को D पे काटेगा, तो इनका भी एक संबंध होता है कि जो BD होगी ये AD² प्लस DC² के योग के बराबर होगी, वर्गों के योग के बराबर होगी। तीसरा और सबसे बड़ा रूल है कि किसी भी त्रिभुज में बाकी की दो भुजाएं अगर आप जोड़ोगे तो तीसरी भुजा से सदैव बराबर बड़ी आनी चाहिए, ना बराबर ना छोटी, केवल बड़ी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमने ऐसे ले लिया कि ये 6 है और ये 2 है और ये 3 है,
ठीक है। क्या इन 3 भुजाओं को लेकर त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो आपने देखा 6 2 8, 3 से बड़ा है, कोई बात नहीं, ठीक है। 6 3 9, 2 से बड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन 3 2 5 ये 6 से छोटा हो गया, इसका मतलब ये त्रिभुज संभव नहीं है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और आइए देखते हैं और कुछ इसके सूत्र। तो ये एक रूल है कि एक ही त्रिभुज में अगर अभिलंब दिया हो और माध्यिका दी हो, ये AE जो है, ये AD जो है वो अभिलंब है, अभिलंब, और AE जो है वो आपकी क्या है, माध्यिका है। तो जब भी इस तरह से दिया हो तो माध्यिका और अभिलंब के जो ये बीच कोण है DAE, ये कैसे निकलेगा? आपको क्या करना है, कोण B और C, नीचे वालों का अंतर निकालना है और उसका आधा कर देना है। तो आपका क्या निकलता है, माध्यिका और अभिलंब के बीच का कोण, माध्यिका और अभिलंब के बीच का कोण इस तरह से निकलता है। आइए कुछ और डिटेल जानते हैं त्रिभुज के बारे में। आइए देखो त्रिभुज देख लेते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है सर्वांग समता, सर्वांग समता, और दूसरी होती है समरूपता, समरूपता। समरूपता क्या होती है? देखो सर्वांग समता में क्या है, जैसे आपने ये 2 त्रिभुज बना दिए ABC और PQR, ठीक है। सर्वांग समता मतलब सर्व अंग सम, यानी कि सारे अंग समान। किसी भी त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं। तो जब तीनों भुजाएं सेम हों, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, और साथ ही सारे कोण, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, तो ये कैसे होंगे? हम कह देंगे सर्वांग समता। तो यानी कि अगर कभी भी आपको बोला जाए कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका कोण ये इतना है तो ये वाला बताइए, तो सर्वांग सम है, सीधी बात है, दोनों के कोण बराबर होंगे। सर्वांग समता आप जरूरी नहीं आपको 6 चीज़ें बराबर दी जाए, ऐसा नहीं हुआ कि 6 चीज़ें बराबर दे दी और आपसे कहा तब आप जान पाओगे सर्वांग सम है। कुछ एक क्राइटेरिया होती हैं, देखो कैसे। सबसे पहली सर्वांग समता होती है साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, यानी कि अगर किन्हीं 2 त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होंगे, यानी वो सर्वांग सम होंगे, यानी कि सारी चीज़ें बराबर होंगी। दूसरी सर्वांग समता है भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, यानी कि अगर जैसे 2 त्रिभुज दिए इस तरह से और ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर मान लीजिए, ठीक है, और ये कोण इन दोनों और इन दोनों के बीच का कोण ये बराबर दे रखा है, तो भी ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यानी कि 2 भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का कोण, बीच का, किनारे का नहीं, उन दोनों के बीच का कोण बराबर हो तो वो भी सर्वांग सम होगा। यानी कि बची हुई सब चीज़ें, यानी ये इसके बराबर होगी, ये कोण इसके बराबर, यानी कि बची हुई सारी चीज़ें सब बराबर होंगी। तो ये साइड एंगल साइड। तीसरा है आपका एंगल साइड एंगल, यानी कि इस तरह से 2 त्रिभुज दिए हैं, 2 कोण बराबर दे दिए, ठीक है, और उनके बीच की भुजा बराबर दी है, तो ये भी सर्वांग सम है, यानी कि बची हुई सारी चीज़ें भी बराबर होंगी, ठीक है। चौथी है आपकी एंगल एंगल साइड, यानी कि कोण कोण भुजा। तो ये भी आप समझ सकते हैं, इस तरह के 2 त्रिभुज ले लिए, 2 कोण भुजा, 2 कोण बराबर हैं, उसके बाद आने वाली भुजा लगातार एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो ये भी क्या होगी, सर्वांग समता होगी। और लास्ट है, ये काम आती है आपकी RHS, यानी कि राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए और एक साइड। ये समकोण त्रिभुज के लिए काम करती है। 2 समकोण त्रिभुजों में एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज मतलब ये कर्ण बराबर होना चाहिए, और कोई भी एक साइड चाहिए बराबर हो, तो वो भी कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो ये इतनी 5 सर्वांग समताएं हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब समरूपता देखो क्या, समरूपता मतलब दिखने में एक जैसे हैं लेकिन वो बराबर नहीं है। जैसे मान लो आपने एक छोटा त्रिभुज ले लिया और एक बड़ा त्रिभुज ले लिया, ये दिखने में लगभग एक जैसे हैं, ठीक है, समरूप हैं, इसे कहेंगे हम क्या, समरूपता। जैसे जितने भी वर्ग होते हैं, याद रखना, जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी आपस में समरूप होते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। जितने भी वृत्त होते हैं वो भी आपस में कैसे हैं, समरूप होते हैं, ठीक है, देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन बड़ा छोटे आकार में बड़े छोटे होते हैं, इसे कहते हैं हम समरूपता, ठीक है। तो क्या जितने भी देखो, एक तो जितने भी
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, ये सभी कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। गोले, घन, ये सभी क्या है? समरूप होते हैं। चाहे आप छोटा ले लो बड़ा ले लो, दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बड़े बड़े साइज, ठीक है। तो समरूपता कैसे पहचानेंगे? समरूप में याद रखना कोण बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर नहीं होती है, अनुपात में होती हैं, ठीक है। एंगल, एंगल, एंगल समरूपता, ठीक है, कोण बराबर होते हैं। इसी को कभी कभी हम एंगल एंगल कह देते हैं। एंगल एंगल क्यों? देखो सीधी बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक सस्य होता है, दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तो ये होता है समरूपता। अब देखो समरूपता से संबंधित तथ्य आते हैं जो प्रमुख है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, यानी कि इसको हम ए बी सी और इसको हम ले लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। अगर दोनों त्रिभुज क्षेत्र तो इनका जो अनुपात होगा त्रिभुज पी क्यू आर, तो इनकी किसी भी भुजा का अनुपात ले लो, मान लो ए बी और पी क्यू, तो इसके वर्ग के बराबर होगा, किसी भी एक भुजा के, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप ए बी पी क्यू नहीं लेना चाहते तो ए सी अपॉन पी आर ले लेंगे, ठीक है, या फिर बी सी अपॉन क्यू आर ले लेंगे, कोई भी एक भुजा। तो होता क्या है, कभी कभी आपसे पूछ देता है एक दो समरूप त्रिभुज हैं जिनकी भुजाओं में अनुपात है 3:5, तो इसके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा? तो सीधी बात है 3/5 का वर्ग कर दो तो ये हो जाएगा 9/25, सही है। या फिर क्षेत्रफलों में अनुपात दे देगा, भुजाओं में अनुपात पूछेगा। जैसे पूछ लिया दो समरूप त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफलों में अनुपात 4/25 है, तो उनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा? तो देखो यहाँ पर रखेंगे, इधर वर्ग है तो इधर क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे, 2/5 यानी 2:5। ऐसा याद रखना समरूप त्रिभुज, ये बहुत देते हैं, काफ़ी पेपर्स में पूछा गया ये जो फॉर्मूला है ना, कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप याद रखना, जब भी आपको ऐसा दिया जाएगा क्षेत्रफल, ज़्यादातर क्षेत्रफल दिया जाता है, भुजाओं का अनुपात पूछा होता है, तो जब क्षेत्रफल दिया जाए तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा वो पूर्ण वर्ग संख्या दी जाएगी, हमेशा पूर्ण वर्ग। जैसे मान लीजिए 3/16 दे देगा, या सॉरी 9/16 दे देगा, तो 9 का भी वर्गमूल आता है और 16 का भी आता है, तो समझ जाओ क्या करना है, वर्गमूल करना है, ठीक है। नहीं तो ये फॉर्मूला आप याद रखो अच्छे से कि जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं त्रिभुज को। आप इसको अच्छे से देख लीजिए सारे सूत्रों को। अब इसकी जो प्रैक्टिस है, मैं एक अगले वीडियो में इसको ख़त्म करके एक पूरा प्रैक्टिस का ही वीडियो आपके साथ एक शेयर कर दूंगा, उसमें हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो आप ये अच्छे से सारे नोट्स बना लीजिएगा इसके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।